राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सरकार ने सोमवार दोपहर कहा कि भारत की जनसंख्या की रिकॉर्डिंग, जिसमें जाति जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल है, 1 अक्टूबर 2026 की मध्य रात्रि से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय साइप्रस की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम ने भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने से कम 25 लोगों की मौत हो गई। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने चंडीगढ़ में एक बैठक की। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की प्रत्यक्ष निगरानी में ड्रग मनी ट्रेल की समयबद्ध एजेंसी या बहु एजेंसी जांच की मांग की है। 5 साल के निलंबन के बाद सिक्किम में नाथुला दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की सराहना की। दिल्ली के अशोक विहार वजीरपुर इलाके की झुग्गियों में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। सुल्तानपुर में 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत साइप्रस के साथ अपने रिश्तों को बेहद महत्व देता है। उन्होंने लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों को साझेदारी की मजबूत नींव बताया। सबसे पहले मैं भव्य स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए राष्ट्रपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड्स, 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय
डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में एनडीए सरकार के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दोनों सरकारों के कामकाज की सराहना की और कहा कि डबल इंजन सरकार के चलते दिल्ली में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता की उम्मीदों को अब तेज रफ्तार से पूरा किया जा रहा है। आज मुझे बहुत ही खुशी है कि केंद्र के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली में काम करना शुरू किया। केंद्र पहले भी दिल्ली के लिए बहुत सारे काम करते रहे, परंतु अफसोस इस बात का था कि पिछली सरकार ना उन्हें रिकॉग्नाइज करती थी, ना ही क्रेडिट देती थी। पर आज जब दिल्ली में हम देखते हैं कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र से हमें मदद मिली, 1,25,000 करोड़ का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज के माध्यम से मिला। इसी तरीके से आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाएं जो पहले दिल्ली में लागू नहीं थी, उसमें हमें पूरा केंद्र का सहयोग मिला। हमने आरोग्य मंदिर खोले, हमने एक एक चीज, यहाँ तक कि जो लैंडफिल साइट्स हैं उसमें भी अमृत 2 के माध्यम से केंद्र ने फंडिंग की। हर प्रोजेक्ट में केंद्र कंधे से कंधा मिलाकर के दिल्ली के साथ में काम पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। पर फर्क इतना है कि केंद्र के 11 साल और अब दिल्ली के 100 दिन मिलकर एक और एक 11 जैसा फील होता है। इकट्ठा लगता है, संगठित लगता है, कोई एक दूसरे को कोस नहीं रहा, सब मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें सरकारों से होती है, वो अब डबल गति के साथ में आगे चल पा रही है। और अभी तो ये शुरुआत है। मैं समझती हूँ कि आगे आगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दिल्ली में जितने भी टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण से लेकर है, चाहे यमुना सफाई का है, कूड़े के पहाड़ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जल और बिजली का है, हर चीज पे बेहतर काम हो पाएगा और ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी पूरी परफॉर्मेंस देगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्त और आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्षों से आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियों को एक मंच पर लाकर संपूर्ण सरकार अप्रोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कमियों को दूर करने, देश को आपदा से लड़ने के लिए तैयार करने और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिल रही है। अमित शाह ने इस परंपरा को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। आज यहाँ पर देश भर से
आपदा प्रबंधन और राहत के काम के साथ जुड़े हुए सभी अधिकारी गण और उपस्थित सभी इसी काम से जुड़े हुए एनडीएमए और एनडीआरएफ के सदस्यगण, आज एक बहुत महत्वपूर्ण शिविर 2 दिन का इसकी शुरुआत होने जा रही है। विगत 2 वर्ष से गत वर्ष और इस वर्ष हमने राहत और आपदा प्रबंधन दोनों से जुड़ी हुई सभी एजेंसियों के वर्कशॉप को, उनकी मीटिंग को एकत्रित कर एक ही मीटिंग के अंदर, एक ही वर्कशॉप के अंदर ढेर सारी एजेंसियों को एकत्रित कर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ विचार का ये मंच बनाने का काम किया है। गत वर्ष के शिविर के बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं, क्योंकि एक साथ मुख्य सचिव, राहत आयुक्त, निर्देशक होमगार्ड, अग्निशमन सेवा के महानिर्देशक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए, एनआईडीएम और सभी अर्धसैनिक बल के मुखिया अगर एक ही मंच पर उपस्थित होते हैं और विचार विमर्श होता है तो स्वाभाविक रूप से कमियों को दूर करने में और पूरे देश को आपदा के सामने लड़ाई में सुसज्ज करने में बड़ा फायदा होता है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है और मैं मानता हूं कि ये परंपरा को और सुदृढ़ करना चाहिए। आभासी तरीके से इसमें हर बार कुछ न कुछ जिलों को और कुछ न कुछ आपदा के दृष्टि से संवेदनशील तहसीलों को भी जोड़ने की परंपरा एक बार शुरू करनी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार होता है वो धीरे धीरे जिला और तहसील स्तर पर भी परकोलेट करने में हमें सहायता मिले। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय है। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया। मित्रों, मुझे आशा है कि ये 2 दिन के अंदर आप सब लोग जो मंथन करेंगे इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के साथ साथ ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ाने के पर भी चिंता करेंगे। सरकार के प्रयास के साथ साथ सामुदायिक प्रयासों को भी बढ़ाने के लिए चिंता करेंगे और आपदा रोधी निर्माण के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण के लिए भी चिंता करेंगे। तभी जाकर आपदा से विश्व को, भारत को और अपने हर राज्य को बचाने का एक संपूर्ण प्रयास होगा। अंबेडकर नगर में विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास, नियुक्ति पत्र वितरण और आश्रित परिवारों को सहायता राशि देने के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जनपद अम्बेडकर नगर के 11,690 किसानों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 561 करोड़ 86 लाख रुपए की सहायता दी गई है। उन्होंने आपदा प्रभावित किसानों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी लाभार्थीगण और जनपद अंबेडकर नगर से कोने कोने से उपस्थित सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज अंबेडकर नगर जनपद के कारण इस पूरे उत्तर प्रदेश के 11,690 अन्नदाता किसान परिवारों के लिए 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि का वितरण मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से हो रहा है। इस अवसर पर इस वर्ष अब तक आपदा के शिकार हुए उन सभी अन्नदाता किसान परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार उनके हितों का संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। यह कहने के लिए उन सभी परिवारों को 5 लाख रुपए के टोकन सहायता देने के लिए आज मैं स्वयं अंबेडकर नगर में आया हूं, क्योंकि 431 परिवार अंबेडकर नगर जनपद के भी हैं जिन्हें यह राशि उनके खाते में आज दी जा रही है। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आप सोचिए कि अभी हम लोगों ने इस वर्ष 11,690 परिवारों के लिए धनराशि दी है और अभी तो पूरा वर्ष है बाकी, यानी पैसे की कमी नहीं। इस व्यवस्था में इससे पहले केवल किसान आता था, बटाईदार नहीं आता था, किसान के परिवार के सदस्य नहीं आते थे, लेकिन हमारी सरकार ने कहा नहीं, हम किसान को भी देंगे, बटाईदार को भी देंगे, कृषि श्रमिक को भी देंगे और अन्नदाता किसान का परिवार का भी कोई व्यक्ति किसी अग्निकांड का, किसी आंधी तूफान का, किसी आकाशीय बिजली का, किसी बाढ़ का या किसी भी आपदा का शिकार हो जाता है तो सरकार 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में उस परिवार को आच्छादित करेगा और आज यह 11,690 परिवारों के लिए यह धनराशि आज जारी हो रही है। बहनों और भाइयों, इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने पहले इस योजना में 500 करोड़ 2020-21 में जारी किया था। उसके माध्यम से 11,275 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला था। 21-22 में 600 करोड़ रुपए दिए, तब 13,645 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए। 2023 में 650 रुपए की धनराशि दी गई। उसके कारण 15,231 लाभार्थी लाभान्वित हुए। 23-24 में 950 करोड़ रुपए से 23,821 लाभार्थी, 24-25 में 1,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने उपलब्ध करवाए, जिसके माध्यम से 25,575 लाभार्थियों को इस योजना से सहायता प्राप्त हुई है। और 2025-26 के लिए भी हम लोगों ने 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि अन्नदाता किसान के ऊपर कोई संकट नहीं आने देंगे और उन सभी योजनाओं का लाभ हर तहसील में आज इस योजना का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण
हर तहसील में सुविधा का लाभ दे रहे हैं और 431 लोगों के माध्यम से प्रदेश भर के इन 11,690 लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं आपके बीच यहां पर आया हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर ओबीसी समाज को लगातार धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काका कालेलकर आयोग के बाद कांग्रेस ने कभी दूसरा आयोग नहीं बनाया। जनता पार्टी के दौर में बना मंडल आयोग भी कांग्रेस सरकार में लागू नहीं हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब मंडल आयोग को वैध ठहराया, तब भी कांग्रेस ने ओबीसी आयोग को कमजोर बनाए रखा। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस के मन में कभी सच्चाई रही होती तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने कोई दूसरा कमीशन ही नहीं बनाया। ये तो देश में से कांग्रेस गई तब जनता पार्टी में मंडल आयोग का गठन हुआ, वरना तो कांग्रेस रही तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो दबा दी गई थी। कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। जनता पार्टी के जाने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये तो देश से कांग्रेस गई तब मंडल आयोग लागू हुआ, और मंडल आयोग का भी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड करने वाले कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी जी थे। उनके तो भाषण ऑन रिकॉर्ड पे है। और मंडल आयोग की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्वीकार किया, इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जस्टिस पांडियन ने जजमेंट लिखा, तो ओबीसी कमीशन को भी टीथलेस बनाने का काम, उसको दंतविहीन बनाने का काम, उसको कमजोर बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया। मुझे अच्छी तरह ध्यान है 2012 में मैं पहली बार राज्यसभा का सदस्य बना था। कांग्रेस के आंध्र के सदस्य होते थे, वो सब कहा करते थे ये बैकवर्ड क्लास कमीशन कांग्रेस ने बनाया है, इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, हमारे कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और वो संवैधानिक दर्जा देने का काम भी तभी संभव हुआ जब देश से कांग्रेस गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। हम तो प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से भी आभार व्यक्त करते हैं कि लंबे समय से जो यूनिवर्सिटीज में एकल पद का विषय होता था, सेंट्रल स्कूल में जो एडमिशन में रिजर्वेशन का विषय होता था, ओबीसी के संवैधानिक आयोग के दर्जे की बात थी, उन्हीं के कारण न केवल ये दर्जा मिला बल्कि उनकी आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश के करोड़ों लोग गरीबी से मुक्त हुए। मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूं, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाना और ओबीसी को इंतजार के लिए तड़पाना, ये कांग्रेस के राज में नंबर 1। मंडल आयोग का गठन कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 2। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होना कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 3। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद भी ओबीसी कमीशन को कोई स्टेटस ना देना, ये कांग्रेस के राज में। उनको संवैधानिक आयोग मिलना, ये कांग्रेस के जाने के बाद। और ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। ना तो ये गरीब के साथ थे, ना ओबीसी के, ना एससी एसटी के। और उसका ताजा उदाहरण जो अब मेरी पत्रकार वार्ता का विषय है, वो इनका कर्नाटक का
सर्वे उसको दर्शाता है। अब कर्नाटक में जिसको ये आइडियल स्टेट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। वो ये दिखाता है कि ओबीसी समाज को झांसे में लाना ये कांग्रेस की नीति है, न्याय देना उनका कार्य नहीं है। वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए सोशल जस्टिस से ज्यादा इलेक्टोरल इंजीनियरिंग है। वो ये दर्शाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की अपेक्षा डाटा मैनिपुलेशन कांग्रेस की कार्यपद्धति है। वो ये दर्शाता है कि ओबीसी समाज के बहुतायत वर्ग को न्याय देने की अपेक्षा वोट बैंक का अपीजमेंट, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। वीरभूमि रेवाड़ी में आयोजित धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने अहिरवाल क्षेत्र के लोगों के आत्मीय स्वागत पर आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आई लव रेवाड़ी अभियान में जनता का योगदान सराहनीय है, जिससे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन को ताकत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की नॉन स्टॉप सरकार रेवाड़ी के विकास को 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में 288 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आज रेवाड़ी की इस जनसभा में इतनी भारी संख्या में सुबह से मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें यहां उपस्थित हैं। आप सबको, इस ब्रज की भूमि को मैं प्रणाम करते हुए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि ये रेवाड़ी की पवित्र भूमि, ये रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर जो विशाल संख्या में उपस्थित मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में आकर के अत्यंत गौरव का मैं अनुभूति महसूस कर रहा हूं। यहां इतना बड़ा जन सैलाब देख करके मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा होता है। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। यह जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि आपका और हमारा रिश्ता ये राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता ये प्रेम का है और ये रिश्ता ये विश्वास का है। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और मैं विशेष तौर से यहां पर हमारे जो रेवाड़ी के आई लव रेवाड़ी के नाम से रेवाड़ी को स्वच्छ करने में हर रोज उसकी चिंता करते हैं, उसमें लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहां नंबरदार महोदय भी बैठे हैं, मैं नंबरदारों को भी राम राम करता हूं और आप सबको सिर झुका करके आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम